नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करेंगे जिसने न सिर्फ भोपाल को बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया था। भोपाल गैस त्रासदी। जी, इसे अक्सर दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक आपदाओं में गिना जाता है। हमारे पास इस पर कुछ लेख और जानकारी हैं और आज कोशिश यही है कि हम इन स्रोतों को देखें और समझें कि उस रात असल में क्या हुआ था। हाँ, सिर्फ घटना ही नहीं बल्कि उसके पीछे की वजहें क्या थीं और उसका असर वो कितना गहरा और कितना लंबा चला। बिल्कुल। तो आइए एक नज़र डालते हैं इन दस्तावेजों पर और समझने की कोशिश करते हैं। तो बात शुरू होती है 1984 से। भोपाल शहर में यूनियन कार्बाइड की एक फैक्ट्री थी, एक अमेरिकन कंपनी। हाँ, अमेरिकन कंपनी। और ये कीटनाशक बनाते थे। जी, 7 नाम का कीटनाशक। और इसे बनाने के लिए मिथाइल आइसोसाइनेट मतलब MIC गैस का इस्तेमाल होता था। और ये MIC गैस ये तो बहुत जहरीली होती है ना? बेहद जहरीली। और असल में जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि हादसे से पहले ही कंपनी में सुरक्षा को लेकर काफी लापरवाही थी। अच्छा, किस तरह की लापरवाही? रख-रखाव ठीक नहीं था, सेफ्टी सिस्टम्स पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था और जो चेतावनियां मिल रही थीं उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा था। ये तो बड़ी गंभीर बात है। मतलब खतरे की घंटियां बज रही थी पहले से। बिल्कुल। यहाँ तक कि कुछ स्रोतों में ये भी है कि कर्मचारियों ने भी मैनेजमेंट को गैस के खतरों के बारे में बताया था, आगाह किया था। लेकिन लगता है कि मुनाफे के आगे शायद किसी ने सुना नहीं। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। सुरक्षा को ताक पर रख दिया गया था और यही सब उस भयानक रात की वजह बना। तो क्या हुआ उस रात? ये 2 और 3 दिसंबर की रात थी 1984। जी, 2-3 दिसंबर की दरमियानी रात, करीब आधी रात का वक्त था। फैक्ट्री में एक टैंक था जिसमें MIC गैस रखी थी। टैंक नंबर 610 शायद। हाँ, संभवतः वही। उसमें कहीं से पानी चला गया। अब MIC और पानी ये मिलते ही एक जबरदस्त केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया। ओह। टैंक के अंदर गर्मी और दबाव बहुत तेजी से बढ़ने लगा और जो सेफ्टी वॉल्व वगैरह थे वो काम नहीं किए। या तो वो बंद थे या खराब थे या फिर इतने बड़े रिएक्शन को संभालने के लिए नाकाफी थे। वो दबाव झेल नहीं पाए और फिर गैस लीक हो गई। हाँ। देखते ही देखते अंदाजा है कि करीब 40 टन जहरीली MIC गैस रिस कर हवा में फैल गई। 40 टन, ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और हवा के साथ वो गैस बहकर आसपास की बस्तियों में, सोते हुए शहर पर फैल गई। सोचकर ही डर लगता है। लोग तो सो रहे होंगे, उन्हें पता भी नहीं चला होगा। बिल्कुल। अचानक लोगों की आंखों में तेज जलन होने लगी, सांस लेना मुश्किल हो गया, भयानक खांसी, उल्टियां। लोग समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है। और फिर भगदड़ मची होगी। हाँ, घबराहट में लोग घरों से बाहर भागे, लेकिन कहाँ जाएं? हवा में ही जहर था। हर तरफ चीख पुकार, अफरा तफरी। वो मंजर बहुत भयानक रहा होगा। मौतों का आंकड़ा क्या कहता है सरकारी तौर पर? सरकारी आंकड़े बताते हैं कि तुरंत मतलब हादसे के कुछ ही दिनों में करीब 3000 लोग मारे गए। लेकिन मैंने पढ़ा है कि गैर सरकारी अनुमान बहुत ज्यादा हैं। हाँ, बिल्कुल। कई संगठन और एक्टिविस्ट मानते हैं कि मरने वालों की असल संख्या 15,000 या शायद उससे भी ज्यादा थी और लगभग 5 लाख लोग, सोचिए 5 लाख लोग सीधी तौर पर इस गैस से प्रभावित हुए। 5 लाख? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। और इसका असर सिर्फ उसी वक्त तक तो नहीं रहा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये त्रासदी सिर्फ एक रात की नहीं थी। इसका असर तो आज तक है, पीढ़ियों तक गया है। हजारों लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, फेफड़े हमेशा के लिए कमजोर हो गए। आज भी लोग सांस की गंभीर बीमारियों जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस इनसे जूझ रहे हैं। और बच्चों पर भी असर हुआ? हाँ, ये बहुत दुखद है। जो बच्चे बाद में पैदा हुए उनमें जन्मजात विकृतियां देखी गई। लोगों का जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो हमेशा के लिए कमजोर हो गई। और एक और बात जो मैंने पढ़ी कि वहां की जमीन और पानी भी प्रदूषित हो गया। जी, ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। स्रोतों के मुताबिक भोपाल में उस फैक्ट्री के आसपास की मिट्टी और जमीन के नीचे का पानी आज भी जहरीले केमिकल से प्रदूषित है। तो उसका क्या असर हो रहा है अब? उसकी वजह से कैंसर, TB जैसी बीमारियां उस इलाके में सामान्य से कहीं ज्यादा हैं। मतलब वो त्रासदी आज भी लोगों की जान ले रही है एक तरह से। ये सुनने में ही भयानक है। अच्छा, हादसे के बाद जिम्मेदारी तय करने का क्या हुआ? यूनियन कार्बाइड ने क्या कहा? शुरुआत में तो जैसा अक्सर होता है, यूनियन कार्बाइड ने जिम्मेदारी लेने से इनकार किया। उन्होंने क्या दलील दी?
उन्होंने कहा कि ये किसी कर्मचारी की साजिश थी, जानबूझकर तोड़फोड़ की गई थी। लेकिन क्या जांच में ये बात साबित हुई? नहीं, जांच में जो बातें सामने आईं वो कंपनी की लापरवाही की तरफ इशारा कर रही थीं। जैसे कि ये पता चला कि कई जरूरी सुरक्षा सिस्टम जो इस तरह के रिसाव को रोक सकते थे, वो या तो बंद किए हुए थे पैसे बचाने के लिए, या फिर खराब हालत में थे। सुरक्षा के जो मानक होने चाहिए थे उनका पालन नहीं हो रहा था। मतलब ये हादसा टाला जा सकता था। हाँ, कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर सुरक्षा नियमों का सही से पालन होता तो ये त्रासदी रोकी जा सकती थी या कम से कम इतनी भयानक नहीं होती। फिर मुआवजे का क्या हुआ? कुछ समझौता हुआ था शायद? जी, 1989 में भारत सरकार और यूनियन कार्बाइड के बीच एक समझौता हुआ। कंपनी ने $470 मिलियन का मुआवजा दिया। $470 मिलियन? सुनने में तो बड़ी रकम लगती है। हाँ, लेकिन जब आप पीड़ितों की संख्या और उनके नुकसान को देखते हैं, जाने गईं, लोग जिंदगी भर के लिए बीमार हो गए, तो ज्यादातर पीड़ित और जो एक्टिविस्ट्स हैं वो मानते हैं कि ये रकम ऊंट के मुंह में जीरा जैसी थी। मतलब न्याय अधूरा रहा। कई लोगों को आज भी यही लगता है। उन्हें लगता है कि उन्हें पूरा न्याय नहीं मिला, और बाद में यूनियन कार्बाइड को डाउ केमिकल्स नाम की एक और बड़ी कंपनी ने खरीद लिया। अच्छा। लेकिन वो भी इस हादसे की पूरी जिम्मेदारी लेने से या उस जगह की सफाई करवाने से कतराते रहे हैं। तो वो लड़ाई आज भी जारी है। तो आज क्या स्थिति है भोपाल में? क्या निशान बाकी हैं उस रात के? निशान तो बहुत गहरे हैं। जैसा मैंने कहा, जमीन और पानी का प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनी हुई है। लोगों की सेहत पर उसका असर पड़ रहा है, और कई स्वयंसेवी संस्थान, पीड़ित समूह आज भी न्याय के लिए, बेहतर मुआवजे के लिए और उस इलाके की सफाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ये थी भोपाल गैस त्रासदी की कहानी। जैसा कि हमें इन स्रोतों से पता चलता है, एक भयानक लापरवाही जिसने अनगिनत जिंदगियों को तबाह कर दिया और जिसका असर आज भी महसूस होता है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये जो हुआ ये दिखाता है कि जब औद्योगिक मुनाफे को इंसानी जिंदगी और सुरक्षा से ऊपर रखा जाता है तो नतीजे कितने भयावह हो सकते हैं। सही बात है। ये कॉर्पोरेट जिम्मेदारी का, सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करवाने का एक बहुत बड़ा सबक है। तो क्या लगता है, दुनिया ने या खासकर औद्योगिक जगत ने इस भयानक हादसे से वाकई कोई सबक सीखा है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या आज औद्योगिक सुरक्षा को वो गंभीरता दी जाती है जिसकी वो हकदार है, या फिर हादसों का इंतजार किया जाता है? ये सोचने का विषय है जरूर।